Good morning, students. Welcome to all of you in the LRT educational channel. And dear students, please subscribe this channel for the latest and interesting lecture of physics. So students, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से डेरिवेशन एग्जाम में आता है। तो बच्चों चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एंड आज का टॉपिक है टॉर्क on a electric field dipole due to a uniform electric field तो बच्चों इस टॉपिक से डेरिवेशन एग्जाम में आता है, और डेरिवेशन हम कैसे करेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो आपसे कहा क्या जा रहा है कि अगर कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस पर कोई डाइपोल रखा हुआ है तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर जाके डेरिवेशन करेंगे, फिर आगे बात करेंगे इसमें। तो बच्चों चलिए पहले डायग्राम बनाए। तो सपोज करिए कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें कोई डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी एंगल थीटा पर रखा हुआ है, और डाइपोल के वन साइड पर माइनस क्यू और अनदर साइड पर प्लस क्यू है। अब कोई डाइपोल होता है तो डाइपोल का एक सेंटर होगा, सेंटर से इसकी डिस्टेंस स्मॉल एल होगी और दूसरे साइड की डिस्टेंस स्मॉल एल, यही होगा बच्चों। फिर क्या करेंगे हम कि कोई डाइपोल अगर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो एक तरफ प्लस क्यू एक तरफ माइनस क्यू, तो इन चार्जों पर कोई फोर्स लगेगा। तो कितना फोर्स लगेगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल पर कितना फोर्स लग रहा है। तो पहले प्लस क्यू चार्ज से, तो प्लस क्यू के लिए हमने आपको बताया है कि प्लस क्यू से जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। प्लस क्यू से जो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज यही होता है, जबकि माइनस क्यू से फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही कंडीशंस आती हैं। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्लस क्यू पर कितना फोर्स लगेगा चलिए देखते हैं। प्लस क्यू से क्या बताया, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा। फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स हमने बताया था, फोर्स की वैल्यू आएगी क्यू इंटू ई, क्यू चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इस माइनस क्यू पर कितना फोर्स लगेगा, अब निगेटिव चार्ज है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट इस तरफ होगा, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी Q इंटू ई के बराबर। दोनों पर देख रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। तो बच्चों अगर कोई पूछे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल रखा हुआ है तो उस पे नेट फोर्स कितना होगा। अब देख रहे हैं जितना लेफ्ट साइड उतना राइट साइड, या जितना लेफ्ट उतना राइट, तो वैल्यू कितनी आ गई, एफ नेट की वैल्यू 0 की इक्वल आ गई। तो यहां से एक पॉइंट आपको समझ में आता है कि जब कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, प्लेस्ड है, तो उस पर ऑलवेज एफ नेट की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0। तो आप ये पॉइंट याद रखे रहिएगा, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल है, एफ नेट विल बी ऑलवेज 0। कब, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो वहां पर एफ नेट कुछ भी होगा, वो वैल्यू आप नहीं बता सकते, उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो बट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एफ नेट की वैल्यू 0। तो एक पॉइंट समझ में आ गया। फिर आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, अब यहां पर फोर्स Q इंटू ई, यहां पर फोर्स माइनस क्यू इंटू ई, तो ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन हमेशा इस तरफ होगी क्लॉकवाइज, और इस पर भी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों क्या करेंगे, जो इन पर फोर्स लग रहे हैं हमेशा इस डाइपोल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
घुमाने का ट्राई करेंगे और दो फोर्स काम कर रहे हैं और जो फोर्स की डायरेक्शन है या लाइन ऑफ एक्शन आप कहें, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो जब कभी भी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होती और वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो वे हमेशा एक टॉर्क को जनरेट करेंगे। टॉर्क कहां पर लगेगा? हमेशा लाइन ऑफ एक्शन जो COM है, सेंटर ऑफ मास, उसके अबाउट लगेगा। तो चलिए डेरिवेशन पर आते हैं। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स have not same line of action, then they will rotate the dipole along the axis of center of mass। किया कि हमारी जो बॉडी है सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी। अब कोई भी बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है तो वहां पर एक टॉर्क लगेगा, टॉर्क टाउ, और टॉर्क टाउ की वैल्यू आप जानते हैं हमेशा कितना आएगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देख रहे हैं यहाँ पर दो चार्ज रखे हुए हैं, दोनों चार्ज पर फोर्स लग रहा है। इस पर फोर्स कितना है? QE, इस पर माइनस QE, और इनकी सेंटर ऑफ मास जो इसका COM है उससे डिस्टेंस कितनी है पहले जान लेते हैं। तो इसके लिए डिस्टेंस जानने के लिए हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएंगे। एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और वेक्टर में पढ़ा हुआ है कि अब हमें लेंथ पता है थीटा है तो ये L cos थीटा, ऊपर आ जाएगा L sin थीटा। सेम एचटी यहाँ पर करेंगे, थीटा L sin थीटा L cos थीटा। तो आप सभी को अब फोर्स भी पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता है, तो हम इस पर जो टॉर्क लगेगा उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टॉर्क यहाँ पर कितना आ गया? टॉर्क, पहले बात करते हैं इस चार्ज की, जो फोर्स है, चार्ज कितना है? QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L sin थीटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। फिर इस चार्ज पर आए, ये चार्ज भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस पर भी फोर्स कितना लग रहा है? QE L sin थीटा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेंटर ऑफ मास से दोनों की L sin थीटा, सम करेंगे QE में QE को 2QE L sin थीटा। नोट कर लिया? 2QE L sin थीटा। अब देखिए 2QE L sin थीटा आ गया। इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, आप सभी को हमने बताया था कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो डाइपोल क्या होता है? डाइपोल में बताया था जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखे हुए हैं तो वहां से एक डाइपोल बनता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालते हैं हमेशा इस फार्मूले से, P = Q × 2L से, जहां पर Q चार्ज है और 2L उनके बीच की डिस्टेंस। तो यहां से हम इसे लिख सकते हैं 2QL E sin थीटा। 2QL हमेशा बराबर होगा P के E sin थीटा। तो टाउ की वैल्यू आ गई हमारी P E sin थीटा। पहले इतना नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करेंगे कि इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फिर अगर हमें एंगल दिया है तो टॉर्क निकालेंगे कैसे। तो पहले यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं इसमें। तो बच्चों चलिए, नोट कर लिया सभी ने, अब इसे इरेज करके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आगे देखते हैं। फार्मूला आ गया आपका टाउ = P sin थीटा। अब हमने जब वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था तो वेक्टर में देखा था कहीं पर A क्रॉस B लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू आती थी AB sin थीटा, ये तो निकालते थे। तो यहां से टाउ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ले सकते हैं वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, यही वैल्यू आएगी P क्रॉस E P sin थीटा। जहां पर यहां पर थीटा क्या होता था? A और B के बीच का एंगल। यहां पर थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर E। समझ में आया? अब वेक्टर P की डायरेक्शन आप सभी को पता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो आप टॉर्क को निकाल सकते हैं।
अब बात करेंगे हम आगे कि टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, टॉर्क की वैल्यू मिनिमम कब होगी, और टॉर्क की वैल्यू कैसे थीटा के साथ वेरी करेगी। तो इसे पहले नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए इसमें एक पॉइंट और आता है, पहले जान लेते हैं कि जब कभी हमें इसकी यूनिट निकालनी हो तो यूनिट कितनी आएगी। यूनिट कितनी आएगी बच्चों, यूनिट आएगी पी की यूनिट पहले आपने निकाली थी, क्या आती है P बराबर Q इंटू 2L, मतलब कूलॉम मीटर, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलॉम। तो कूलॉम कूलॉम से कैंसिल हो जाएगा, यूनिट आ गई न्यूटन मीटर। बात करें डायमेंशन की, तो डायमेंशन कितनी आएगी बच्चों, न्यूटन की ml/t-2, न्यूटन की ml/t-2 और m की l, तो आ गई ml/t-2। ये आ गई इसकी डायमेंशन, ये होगी यूनिट। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर आगे बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। तो बच्चों इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन कितनी होगी, तो डायरेक्शन आप सभी जब निकालेंगे डायरेक्शन इसकी, अभी हमने आपको डायग्राम में बना के दिखाया था कि डायरेक्शन क्या आ रही थी, क्लॉकवाइज, तो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी क्लॉकवाइज, निकल जाएगी डायरेक्शन। अब आपने इसमें यूनिट निकाल ली, डायमेंशन, डायरेक्शन भी आ गई। फिर अब बात करेंगे कि थीटा के अकॉर्डिंग टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी। तो चलिए अब आते हैं टॉर्क के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन जानते हैं। टॉर्क होता है Pe sin थीटा। तो पहली बात करें, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में टाउ की वैल्यू कितनी आएगी, टाउ मैक्सिमम, P इक्वल टू टाउ मैक्सिमम बराबर P आएगा, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो वैल्यू आ गई P की इक्वल। तो कोई कभी पूछे मैक्सिमम टॉर्क कितना आएगा बच्चों, तो मैक्सिमम टॉर्क आप हमेशा याद रखिए टाउ मैक्सिमम इक्वल टू Pe। यहीं पर जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, कितनी है थीटा की वैल्यू 0, तो टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब इसे रिप्रेजेंट करके देखें, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये की डायरेक्शन। यहाँ पर कोई डाइपोल कितने पे रखा जा रहा है, 90 डिग्री पर, मतलब डाइपोल कैसा होगा आपका, डाइपोल को आप बनाएंगे बिल्कुल ऐसा, -q से। अब देखिए जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है -q से q की तरफ होती है, मतलब डाइपोल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो एंगल थीटा बराबर 90 डिग्री। तो जब कोई डाइपोल इस कंडीशन में -q से q की तरफ रखा हुआ है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डाइपोल P होगा उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तब जाके टाउ की वैल्यू टाउ मैक्सिमम आएगी, और वो वैल्यू कितनी होगी, Pe के इक्वल होगी। फिर दूसरा केस आता है कि टाउ की वैल्यू मिनिमम कब होगी, मिनिमम का मतलब 0 कब होगा, तो कब होगा 0, देखिए यहां पर ये हमारा ए दिया हुआ है। अब थीटा बराबर 0 के लिए भी जो हमारा डाइपोल होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके बीच का एंगल 0 है, क्योंकि थीटा 0 है, तब टॉर्क कितना आएगा 0। तो कोई डाइपोल भी हमने इसी डायरेक्शन में रख दिया, -q से q की तरफ, -q से q की तरफ P की डायरेक्शन होती है, और इधर E की डायरेक्शन, P और E के बीच का एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री, तो टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 डिग्री। ये कंडीशन होती है स्टेबल कंडीशन, मतलब इस कंडीशन में जो डाइपोल होगा ये क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 तब तो टॉर्क 0 होगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है तब भी तो टॉर्क की वैल्यू 0 आएगी। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री कैसे बना के रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए यहां पर कोई हमने डाइपोल रखा, -q से q की तरफ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन इधर होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो दोनों के बीच जो थीटा हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है, तब भी टॉर्क का मान कितना आएगा 0 ही आएगा। लेकिन इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल कंडीशन।
मतलब इस कंडीशन में डाइपोल कभी रुकेगा नहीं, वो अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंगल पर, स्टेबल कंडीशन में जाने की। तो ये पूरी स्टोरी थी आप सभी की, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में कितना टॉर्क लगेगा अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। और ये बच्चों जो टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आप सभी इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, जितने पॉइंट बताएं नोट कर लीजिए, इससे अलग एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इसी पर बेस्ड कुछ छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के बारे में। आप सभी जानते हैं कि गॉस लॉ से हर बार एक डेरिवेशन एग्जाम में आता है कि गॉस लॉ क्या होता है, उसकी लिमिटेशन क्या होती है और उसका फार्मूला का डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो चलिए पहले डाइपोल मोमेंट के बारे में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि उस पर टॉर्क कितना लगेगा। चलिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नोट करते हैं कि P हमें दिया हुआ, कहीं पर डाइपोल दिया हुआ है, कितना है 20 कूलॉम मीटर। P हमें दिया हुआ है और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है, कितने डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है हमें दी है 10 न्यूटन पर कूलॉम, और ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है इस पर टॉर्क कितना लगेगा। तो आप क्या करेंगे, टॉर्क का पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि टॉर्क का फार्मूला क्या होगा। तो जानते हैं टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, और ये जो एंगल दिया रहता है हमेशा पी और ई के बीच का एंगल, पी की वैल्यू 20, ई की वैल्यू 10, साइन 30 तो 200 1/2 वैल्यू आ जाएगी 100 न्यूटन मीटर टॉर्क की वैल्यू। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, फार्मूला बेस्ड, बोर्ड में ऐसे आते हैं क्वेश्चन, कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन देते हैं आप सभी को इस टाइप का, माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं और अभी आपको एंगल नहीं दिया है, अभी एंगल के बारे में आपको बता रहे आगे। इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों, ये है आपकी 2 सेंटीमीटर, चार्ज की वैल्यू दी है 10 कूलॉम, और इलेक्ट्रिक फील्ड से ये जो एंगल दिया है थीटा की वैल्यू दी है आपको 30 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू दी है 100 न्यूटन पर कूलॉम, और आपसे पूछा गया है टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी। तो आप कैसे निकालेंगे, पहला काम क्या है आप सभी का, पहला काम तो है टॉर्क निकालने के लिए टॉर्क का फार्मूला होता है P साइन थीटा। अब P तो आपको दिया नहीं, लेकिन P के बारे में जानते हैं, Q इंटू 2L होता है इंटू E साइन थीटा। Q की वैल्यू कितनी हमें दी है 10, 2L डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा 10 की पावर -2, E की वैल्यू कितनी है 100 और साइन 30। अब जब करेंगे 10 की पावर -2, 100 तो कैंसिल हो जाएगा, 20 साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यहां से वैल्यू इसकी आ गई 10 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से टॉर्क पर बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे। P निकालना, Q निकालना, E निकालना, इससे पहले हमने बता दिया है जो प्रीवियस लेक्चर पढ़े हुए हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने के लिए उससे के पहले हम पढ़ेंगे एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर 2D के लिए क्या होगा, 3D के लिए। तो पहले इसे नोट करिए, फिर आगे पढ़ते हैं एरिया वेक्टर। तो चलिए बच्चों अब पढ़ेंगे आगे हम कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने से पहले कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारा आ गया एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर पहले इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अगर ये पॉइंट हम जानते रहेंगे एरिया वेक्टर क्या होता है। अब एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं तो एरिया वेक्टर 2D के लिए भी होगा, 3D के लिए।
दोनों केसेस में कैसे निकालेंगे पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पूरा रिलेटेड है आपका गॉस का लॉ। और गॉस का लॉ कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पता है। चलिए एरिया वेक्टर की बात करते हैं। तो कभी जैसे कोई आपको सरफेस दिया हुआ है, जैसे यही सरफेस है, ये कोई हमारा स्क्वायर है जिसकी साइड ए सभी है। कोई आपसे पूछे एरिया कितना होगा, तो एरिया आप सभी इससे पहले जानते थे एरिया कैसी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन आप जानते रहिए कि एरिया हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे ए बी सी डी हमें कहीं पर दिया है, तो एरिया हम कैसे निकालते थे कि जो स्क्वायर का एरिया होगा ए स्क्वायर के बराबर होगा, लेकिन एरिया ए स्क्वायर है तो डायरेक्शन कितनी होगी। तो डायरेक्शन याद रखिएगा कि जिस भी सरफेस में रखा हो उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया कितना ए स्क्वायर। अब एक किस फील्ड में रखा हुआ है एक्स वाई में, जैसे ए एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर क्या होगा के कैप या माइनस के कैप होगा, तो ये डायरेक्शन आएगी। आप वेक्टर फॉर्म से निकालना चाहिए एरिया, तो एरिया क्या करेंगे ए बी क्रॉस बी सी, ए बी की वैल्यू ए, बी सी की वैल्यू ए, और साइन इन दोनों के बीच का एंगल देखें 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान है ए स्क्वायर, तभी एरिया उतना आएगा। लेकिन डायरेक्शन हमेशा आएगी के कैप या माइनस के कैप। ये बात हम कर रहे थे एरिया वेक्टर किसके लिए, 2D के लिए। 2D में जो डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन हमेशा याद रखिए अपवर्ड डायरेक्शन में भी आएगा परपेंडिकुलर, और लोअर डायरेक्शन में भी आएगा परपेंडिकुलर। तो इसे नोट करके आप लिख लीजिए कि फॉर 2D सरफेस, फॉर 2D surface area vector is perpendicular to both direction, कि जो एरिया वेक्टर होगा हमेशा दोनों डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, जिस भी डायरेक्शन में आपको दिया होगा उसके परपेंडिकुलर। जैसे अगर बात करें ये हमारा एक्स वाई जेड दिया है, कोई हमने एरिया यहाँ पर लिया, ये कोई हमारा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ एल है बी है, पूछ रहा है एरिया कितना होगा एरिया वेक्टर। तो आप क्या करेंगे एरिया कितना होगा एल इंटू बी, लेकिन देख रहे हैं ए एक्स जेड प्लेन में रखा हुआ है, एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन है, तो परपेंडिकुलर आपको दिख रहा होगा इसके डायरेक्शन में जे कैप, तो डायरेक्शन आ जाएगी जे कैप, लेकिन इसके लोअर डायरेक्शन में परपेंडिकुलर माइनस जे कैप, तो आ जाएगा माइनस जे कैप। तो हमेशा जब कोई क्वांटिटी 2D में, 2D का मतलब जहां पर आप एरिया निकाल रहे हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया स्क्वायर हो गया, तो वहां पर हमेशा डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपवर्ड और लोअर दोनों होगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा बच्चों। फिर आगे अभी हम बात करेंगे 3D के लिए, कि 3D के लिए क्या कंडीशंस होगी, और आगे जब हम पढ़ेंगे गॉसियन लॉ, तो गॉसियन लॉ भी अप्लाई होता है 2D के लिए नहीं, फॉर ओनली 3D सरफेस के लिए, जिसे आप क्लोज सरफेस भी कहते हैं। और एरिया वेक्टर 2D है, इसका एक नाम और है जिसे कहते हैं ओपन सरफेस, ओपन सरफेस। तो नोट करिए इसे, फिर आगे बात करते हैं 3D के लिए। इसे नोट करिए बच्चों, फिर आगे बात करेंगे 3D के लिए। जैसे देखिए बच्चों कोई 3D सरफेस दिया हुआ है, 3D सरफेस, तो 3D सरफेस में 3D की पहले बात करेंगे। तो 3D में जैसे हमारा कोई स्फीयर आ गया, कोई हमने क्यूब ले लिया, कोई क्यूब आ गया, या कोई सिलेंडर हमने ले लिया इस टाइप का, ये कोई आपका सिलेंडर है, तो 3D में इसके लिए बात करेंगे कि इसके लिए आपके जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो याद रखिए 3D सरफेस को क्लोज्ड सरफेस भी कहते हैं, क्लोज सरफेस। तो इसके लिए जो डायरेक्शन होगी हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड होगी, सिर्फ बाहर की तरफ। जैसे यहां पर बात करें, अगर इस एक हमने छोटा सा पार्ट लिया, इस पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी हमेशा
बाहर की तरफ, यहाँ पर कोई लिया तो यहाँ पे बाहर की तरफ, हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड की तरफ। तो डायरेक्शन याद रखिएगा हमेशा इसकी 3D सरफेस के लिए नॉर्मली आउटवर्ड, कभी अंदर की तरफ नहीं आएगी, हमेशा बाहर की तरफ 90 डिग्री एंगल पे, बाहर की तरफ 90 डिग्री के एंगल पे। यहां से बात करें जैसे इस सरफेस के लिए, तो इस सरफेस से हमेशा जो एरिया वेक्टर होगा बाहर की तरफ। इस सरफेस की बात करें तो इस सरफेस के लिए भी जो हमारा एरिया वेक्टर होगा हमेशा क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, 3D सरफेस में सिर्फ एक डायरेक्शन आएगी, वो भी किधर की तरफ, नॉर्मली आउटवर्ड। जबकि क्या था 2D में दो डायरेक्शन आती थी, एक नॉर्मली अपवर्ड और एक नॉर्मली डाउनवर्ड। उसे क्या बोलते थे, ओपन सरफेस, एक क्या है आपका क्लोज सरफेस। इतने पॉइंट आपको पता है। फिर आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। यहां से अब शुरुआत होगी गॉस के लॉ की। तो चलिए अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है पहले जानते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की पहले डिफिनीशन जानते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू ए सरफेस। तो नोट करिए डिफिनीशन इसकी। तो जो डिफिनीशन होगी बच्चों, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू ए प्लेन सरफेस is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के वे नंबर्स जो कि किसी प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे हमने एक प्लेन सरफेस बनाया, अब यहां से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो इनसे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास करेंगी उन्हें क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे ये कोई एक सरफेस हमने बनाया हुआ है, कोई आपका एक सरफेस है, सरफेस से एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये तो एरिया वेक्टर आ गया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी जाएंगी उन्हें क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अब बात करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो देखिए, अगर एरिया का मान आप ज्यादा करते हैं, पहले तो ये एरिया था, एरिया आपने बढ़ा दिया तो क्या होगा, और भी ज्यादा लाइंस इससे पास करेंगी। तो मतलब एरिया पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है कि जितनी ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा लाइन पास करेंगी, और उतनी ज्यादा लाइन पास करेंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा होगी। ऐसा कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बढ़ाने का एक और तरीका है, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर स्ट्रॉन्ग होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। तो मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से जिसे लिखते हैं एरिया पर डिपेंड करती है। दूसरा, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी। मतलब फाई किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी डिपेंड कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इसे लिखते हैं फाई से, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक आपका ई पर डिपेंड करता है और सेकेंड वन किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। तो इसे लिखते हैं फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती। जबकि एरिया का एक वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से बनता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती है फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। समझ में आया कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर पास कर रही हैं उन्हें बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डिफिनीशन भी एग्जाम में पूछी आती है, तो डिफिनीशन नोट कर लीजिए और वैल्यू नोट करिए, फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। फिर अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि
इसकी यूनिट क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी। तो इसकी यूनिट क्या होगी पहले ये जानते हैं, फाई की यूनिट क्या आएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट तो आपको पता है, न्यूटन पर कूलम एरिया का मीटर स्क्वायर, तो यूनिट आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायमेंशन की बात करें, इसकी डायमेंशन क्या होगी बच्चों, फाई इक्वल टू न्यूटन को लिखते हैं mL/t-2, मीटर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर, कूलम को AT से, तो वैल्यू आ गई mL³ T-3 A-1। ये इसकी डायमेंशन हो गई फाई की। तो ये पॉइंट नोट करिए, फिर आगे इसमें डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो इसे नोट कर लिया। अब चलिए इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसके बारे में जान लेते हैं। जैसे आप सभी ने पढ़ा, फाई का फार्मूला क्या आया, वेक्टर E डॉट वेक्टर ए। ये स्केलर क्वांटिटी है तो कोई डायरेक्शन तो होगी नहीं, फिर इसे क्या लिखेंगे। जैसे आपने फाई इक्वल टू ई डॉट ए लिखा, और आपने 11th में पढ़ा हुआ है कि डॉट की वैल्यू ई है, कॉस थीटा होता है, जहां पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, एरिया का वेक्टर, और एरिया वेक्टर क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे देखिए एक डायग्राम बनाते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ए जा रहा है, एरिया भी इसके परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पर वैल्यू थीटा 0 आता था, तो वैल्यू लिखते थे आप फाई इक्वल टू ई ए। अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि ये कोई सरफेस है, एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं ऐसे पास कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं इस थीटा कोण पे बना जा रही हैं, तो देखेंगे कि अब ई के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट तो नीचे की तरफ ये साइन थीटा, और जिधर एंगल बना है उधर ये कॉस थीटा। तो हमेशा हम एंगल कौन सा लेंगे, जो एरिया वेक्टर मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो वैल्यू हमेशा थीटा वही लेते हैं जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आता है। तो यहां से फाई निकालते हैं ई ए कॉस थीटा। तो ये वैल्यू याद रखे रहिएगा हमेशा कि थीटा क्या लेंगे। थीटा में कंफ्यूजन लोग को ज्यादा रहता है और थीटा की वजह से क्वेश्चन गलत होते हैं। थीटा हमेशा लेना है एरिया वेक्टर और ई कॉस थीटा के बीच में और ई के बीच में निकाल लेंगे। अब एक क्वेश्चन देते हैं इसी पर बेस्ड, जो आप सभी को करके बताना है कि वैल्यू इसकी कितनी आएगी, कैसे निकालेंगे आप। क्वेश्चन है आपका, जैसे कोई एक आप सपोज करिए कोई स्फीयर है, यहां पर आपसे पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है हॉरिजॉन्टल से थीटा बराबर 30 डिग्री बना रहा है, तो पूछा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो फाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, कैसे निकालेंगे। अब आप सभी को हमने बताया कि पहली चीज, कोई अगर सरफेस दिया हुआ है तो एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर की तरफ होगा, तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ। तो फाई की वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे ई ए कॉस थीटा ई। अब स्फीयर है, एरिया तो पाई आर स्क्वायर आ गया, अगर इसकी रेडियस आर की दी है। थीटा क्या लेंगे, 30 डिग्री लेंगे, 30 डिग्री नहीं लेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 30 डिग्री क्यों नहीं लेंगे, देखिए अब आपका एरिया वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो ई और यहाँ के बीच का हो गया। कोण तो हमेशा एरिया वेक्टर और ई के बीच का लेना होता है, तो ये 30 है तो 60 आएगा, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो आ जाएगा ई पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छी तरीके से समझ लिया है, फिर आगे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे, जैसे गॉस का लॉ। गॉस की लॉ का किन किन प्लेसेस पर अप्लाई होगा, गॉस लॉ की एप्लीकेशन क्या है,
नेक्स्ट लेक्चर में इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आप सभी चैनल LRT एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गॉस लॉ के साथ। तो नोट कर लीजिए सभी से।